हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। आई एम स्पीकिंग राजेश स्वामी। महान अस्थि के साथ रूबरू होने जा रहा हूँ, जो उत्तरी राजस्थान के प्रसिद्ध पत्रकार, जो कबीर की न्यूज़ के संपादक माननीय मांगलाल जी सर से। और वैसे सर को आप जानते हैं, जनमानस की जो खबरें होती है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। और सर ने जो सैकड़ों जो राजनेताओं और प्रशासनिक अधिकारियों के इंटरव्यू लेते रहते हैं। और आज मैं सर के साथ इंटरव्यू लेने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ। और इस डिबेट के अंदर हम जानते हैं कि नीचे तबके से लेकर ऊपर उठने के लिए सर की जो क्या जर्नी रही, क्या सर ने स्ट्रगल किया, और सर की क्या क्वालिफिकेशन है, या फिर सर की क्या टैलेंटेड है, और जन सेवा के जो भाव सर में भरे हुए हैं। और कई दफ़ा सर को मुकदमे भी दर्ज भी हुए हैं या फिर जेल भी जा चुके हैं। तो टोटली जो इस प्रकार की जो डिस्कस है वो फेस टू फेस मांगलाल जी सर से अपन जानते हैं। तो सबसे पहले मांगलाल जी सर, अपन फिक्स गाइडलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका वेलकम। जी, स्वागत, धन्यवाद आपका राजेश। सर से जो पहला जो क्वेश्चन है कि सर आपकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा कैसी रही सर? देखिए राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूँ कि मैं कोई महान हस्ती नहीं हूँ। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। थोड़ा नीचे रखें मैं। छोटा सा इंसान हूँ और आप लोगों का प्रेम और प्यार मुझे इतना बड़ा बना दिया कि आज करोड़ों लोग मुझे देखते हैं। तो ये सब आप लोगों का प्रेम और प्यार है। और प्रारंभिक जीवनी की अगर बात कीजिए तो बड़ी दुखदाई हिस्ट्री है मेरी। हम लोग परिवारों की बात कीजिए तो हम उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहाँ बचपन से हमने गरीबी को बड़े नज़दीकी से देखा है। हम लोग 7 भाई-बहन हैं, 5 मेरी सिस्टर है, 2 भाई हैं, 1 छोटा भाई है, 1 मैं बड़ा हूँ। और स्टडी की बात की जाए तो मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त की थी, मेरा गाँव मूलतः चकछारपी में, जो पोस्ट ऑफिस जसाना और तहसील नौहर के अंदर आता है। कक्षा 5 तक का वो स्कूल था, जहाँ हमने बैठ कर के पढ़ाई की। आज वो कक्षा 8 तक का है। और दुर्भाग्यवश हमारे पास कक्षा 8 में जब हम लोग एडमिशन कराने गए, तो हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी उस समय। तो शुरुआती जो दौर था वो बड़ा कठिन था, लेकिन परिश्रम हमने इतना हार्ड किया कि आज जो सफलता है वो आप सबके सामने है। और मैं कहना चाहूँगा आपके दर्शकों को, जो बच्चे आपके माध्यम से जो स्टडी ग्रहण करते हैं, पढ़ाई करते हैं। सर आपकी हाई क्वालिफिकेशन क्या है? लोग अधिकतर आपके बारे में वैसे पत्रकारिता का फैशन के रूप में जानते हैं, लेकिन आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो बताइएगा कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन रही है? मैं दर्शकों को बता देता हूँ कि जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया एनडीवी गवर्नमेंट कॉलेज से, तो जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मैं रेगुलर था। और सेकंड ईयर में जैसे ही मैं हुआ तो अचानक आरएनसी, राजस्थान नर्सिंग काउंसलिंग विभाग द्वारा मेरा आरएनसी में एक आवेदन किया था मैंने। तो मैंने एडमिशन करवाया जीएनएम, जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी, ये जो हनुमानगढ़ जो कॉलेज है। तो मैंने साथ में प्राइवेट ग्रेजुएशन किया और साथ में मैंने मेडिकल लाइन से जीएनएम कंप्लीट किया सर। तो उसके बाद में बीजीएमसी का 2 साल से कोटा यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा होता है, वो मैंने अप्लाई किया। और साथ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, एक डिग्री रेगुलर, एक प्राइवेट। और उसके बाद सर मैं अभी एलएलबी कर रहा हूँ। लॉ का विद्यार्थी हूँ हमारे एन्नौर के अंदर जो कॉलेज है। जी सर, ये क्वालिफिकेशन देखकर आप में जो टैलेंट है, वाक़ई में मैं करीब से जानता हूँ। इसलिए जानता हूँ कि आप एक अच्छा वक्ता भी हैं, इसके साथ आप अच्छे एक संगीतकार हैं। हारमोनियम और जो ढोलक है वो अच्छी तरह से आप बजा सकते हैं, वो मैंने करीब से देखा है। इसके साथ आप एक अच्छे खिलाड़ी भी हैं और लेखक भी हैं, और कई बार मंच संचालन भी आप कर लेते हैं। लेकिन ये आपके विचार कैसे आया ये पत्रकारिता में? देखिए, जहाँ संगीत की बात आती है तो बचपन से मेरे पिताजी थे, थोड़ा नीचे रखें आप। बचपन से मेरे पिताजी थे, वो एक हारमोनियम बजाना जानते थे। सत्संगी परिवार था हमारा। और वो लोग गाते थे तो हम लोग बड़े प्यार से सुनते थे। और जब वो लोग ढोलक वाद्य यंत्र बजाते थे तो हम उनकी कॉपी करने की कोशिश करते थे। और जहाँ तक कि हम लोग कामयाब भी हो गए। तो गाना बजाना तो वहाँ बचपन से ही ये कोई प्राकृतिक टैलेंट है हमारा, किसी ने कोई गाइड नहीं किया। और खेलने की जहाँ तक बात आती है तो मैं एनडीवी गवर्नमेंट कॉलेज से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला हूँ, क्रिकेट मैच की जहाँ तक बात आती है। और मंच संचालन की जहाँ तक बात आती है तो मेरा मार्गदर्शन कोई नहीं था। मैंने किसी से कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की है इस मामले में, बोलने चालने के टैलेंट में। हालाँकि जब एनडीवी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा करता था तो सबसे ज़्यादा कमज़ोरी मेरी यही थी कि मुझे हिंदी बोलना नहीं आती थी। और आज भी उस फील्ड में मैं कमज़ोर हूँ। पढ़ाई में मिडिल क्लास रहने का ये कारण बना कि मैं घर से बड़ा गरीब था। और आपको तजुर्बा होगा आपके दर्शकों को कि जब मैं 12वीं कक्षा करके शहर की ओर अग्रसर हुआ, तो मुझे एक आंटी थी जो आज से मैं उनका सार्वजनिक मंच के माध्यम से नाम नहीं लेना चाहता। उन्होंने मेरे को ये मार्गदर्शन दिया कि बेटा मेडिकल लाइन से भी पढ़ाई करो और साथ में जॉब भी करो।
तो धीरे-धीरे एक लंबी स्टोरी बन जाएगी, आपके चैनल के माध्यम से शॉर्ट में बताना चाहूँगा कि अगला मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, आप कई दफ़ा आप पे मुकदमे भी हुए हैं और आप एक दफ़ा आप जेल भी गए। इसके पीछे आपका पर्सनल या मैं कहूँ कि भी मैटर था या फिर कोई जन सेवा का भाव था? देखिए, मैं ऑलरेडी मेडिकल लाइन से पढ़ाई की, तो मुझे पता था भी डॉक्टर लोग क्या करते हैं और सब डॉक्टर एक जैसे भी नहीं होते। राजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि डॉक्टर एक भगवान का स्वरूप होता है और जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, हम उनको बड़ा इज़्ज़त देते हैं, मान-सम्मान देते हैं। लेकिन डॉक्टर रूपी जो राक्षस प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जो गरीबों के मसीहा बन कर के उनके दुश्मन बनते हैं, ₹1000 वाले ट्रीटमेंट का वो लोग ₹5000 लेते हैं, तो कहीं न कहीं दुःख होता है, दुःख का एहसास होता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इस लाइन को अच्छे से स्टडी किया और अचानक एक ऐसा मूवमेंट बना डॉक्टरों के खिलाफ कि वो लोग नाजायज़ काम कर रहे थे। एक पॉइज़निंग का मामला था और उसमें वो नहीं उन्होंने सर, आप पैसे पंगे लेने में बड़े मशहूर है, नहीं, क्योंकि हर डिपार्टमेंट को आप हिलाकर रखते हो, चाहे खनन विभाग हो या शिक्षा विभाग हो या फिर चिकित्सा विभाग हो। मैंने अब तक देखा है कि आप ऐसे वहाँ के दबंग और निडर आप एक पत्रकार में से जाने जाते हैं। इसके पीछे देखिए क्या कारण हो सकते हैं? देखिए वो निडर और बेबाक आप लोगों ने बना दिया, क्योंकि जेल एक धमकी का आखिरी छोर होता है कि हम क्या करेंगे, हम जेल भी गए हैं। तो हमने वो सलाखों के पीछे हम लोग गए एक दिन और बखूबी उन लोगों की मैं तो मेहरबानी समझूँगा जो मेरे आलोचक थे, जिन्होंने मेरे पे 3-3 एफआईआर करवाई। और आपको बता देता हूँ कि नूर, राउचर और पल्लू ये एक ऐसे तहसीलों के कुछ एक इलाके हैं जहाँ थाना लगता है। कोई ऐसा थाना नहीं है जिस थाने में मेरे खिलाफ किसी ने परिवाद पेश नहीं किया हो। ऑलरेडी मेरे खिलाफ 3 एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, लेकिन वो जनहित के मामलों को लेकर के हमने आवाज़ उठाई और लोगों ने इस तरीके से संज्ञा दी कि ये पत्रकार पैसों के लिए करता है, ये करता है, वो करता है, लेकिन हमने इनकी बातों पे ध्यान नहीं दिया, मिट्टी में मिलाने का इन लोगों ने काम किया। लेकिन एक कहावत है, एक कबीर साहब जी का दोहा है कि "जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाढ़ ना बांका कर सके चाहे जग बेरी होय।" और आज वही लोग हैं वो छुप करके मुझे सर्च करके देखते हैं। कई बार मैंने अक्सर ये भी देखा है बड़े करीब से कि भी 2 पक्षों के बीच में आपसी झगड़े होते हैं और वो आप बड़े डील या सॉल्यूशन करने में बड़े आपके पास महारत हासिल है कि आप अच्छे तरह से उसे सुलझा देते हो। इसके पीछे क्या कारण है? देखिए सर, ये जब मैं पुलिस वालों से मिला, सबसे पहले मेरे सामने 1-2 पंचायती ऐसी आई थी। मेरे मन में काफ़ी भय था और पुलिस वालों के अक्सर एक स्लोगन लेते हैं वो लोग कि अपराधियों में भय और आम नागरिक में विश्वास पैदा करना। वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। मैं एसएचओ साहब से डायरेक्ट बात कैसे कर सकता हूँ, एडिशनल एसपी से मैं बात कैसे कर सकता हूँ, एसपी से मैं बात कैसे कर सकता हूँ। मैं 23-24 साल की उम्र में ये सब मामले सॉर्ट आउट करवाना, पंचायती में बैठना, उसमें भाग लेना, ये सब मैंने शुरू से ही इस तरीके का माहौल बना दिया कि मेरे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस हो गया। और बहुत सारे ऐसे मामले हैं सर, मैं सार्वजनिक चैनल के माध्यम से नहीं बता सकता कि ऐसे-ऐसे उजड़े परिवारों को मैंने बसाने का काम किया है, बैठ कर के समझाइश करवाया, एक टेबल पर बैठ कर के आमने-सामने करवाया लोगों को और पारिवारिक रिलेशन में जो दरार पड़ती है अक्सर उसको सॉर्ट आउट करवाना, पुलिस थाने में न जाना, एफआईआर हो तो उनको निरस्त करवाना, एफआईआर लगवाना उस पर। ये तमाम तरीके की बातें वो सामने आती रहती हैं। अगला क्वेश्चन है सर, आपके बारे में मैं इतना और भी जानता हूँ कि आप चाहकर भी किसी का बुरा नहीं करते, फिर भी आपके आलोचक और आपसे जलते क्यों हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? निंदक नीरे राखी आंगन कटी छवाए। यानी ये कबीर साहब जी ने कहा है कि निंदा करने वाले व्यक्ति अगर आपके पास है ना, तो आपकी प्रगति सुनिश्चित है सर, मैं आपको बता देता हूँ। और मैं तो चाहता हूँ आलोचना करे। मेरी ज़िंदगी में मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया और सार्वजनिक ज़िंदगी की अगर बात की जाए तो मैं लगभग लोगों से पूरे दिन मेरा मिलना-जुलना रहता है। स्टडी की जहाँ तक बात आती है तो मैं घर से फाइनेंशियली बहुत वीक था। तो आज भी मेरा वो सपना था कि मैं गरीब बच्चों को फाइनेंशियली जो वीक बच्चे हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा प्रोवाइड कराऊँ। उस संदर्भ में मेरे आलोचक काफ़ी बढ़े। तो बताइए आप आलोचना तो एक ज़िंदगी का एक हिस्सा है सर। बिल्कुल सर। आपने पत्रकारिता के साथ आप निःशुल्क कोचिंग भी चलाते हैं, हॉस्टल भी, लाइब्रेरी भी। लेकिन ये जनमानस की जो सेवा करने का जो आपने इतना मैं कहूँ कि भई आप प्रेरित करते रहते हैं लोगों को या फिर भावना आपको या ये प्रेरणा आपको या आदर्शता ये कहाँ से मिलती है आपको? देखिए जब मैं कक्षा 12 पास करने के बाद मैं कॉम्पिटिशन की तैयारी करने आया था, तो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला करता था, शायद वो लोग मुझे सुनेंगे भी, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जो मालिक थे। तो उस टाइम उनकी जो फ़ीस थी 2013 की बात बता रहा हूँ मैं, ₹1500 फ़ीस थी शायद। पूरे कोर्स की राजस्थान पुलिस की एक वैकेंसी आई थी। तो मैं समर्थ नहीं था सर ₹1300 देने में, 1300-1400 देने में। उनकी टोटल 1500 बोले कि 100-200 आप कम दे देना। और फिर मैंने कहा भी मैं ₹900 दे दूँगा, लेकिन वो ₹900 भी मैं नहीं दे पाया। और जिसके चलते मुझे ये खामियाजा भुगतना पड़ा कि मुझे एक हाथ पकड़ के एक टीचर ने
और इस इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल दिया कि आप लोगों का ये इंस्टीट्यूट नहीं है, मतलब आप यहाँ पढ़ाई नहीं कर सकते, आपके पास क्या नहीं, पैसे नहीं है। उसी दिन से मैंने ये ठान लिया था कि भाई जब मैं स्टैंड होऊंगा ज़िंदगी में, अगर मेरे पास कुछ हुआ तो मैं उन बच्चों की मदद करूंगा जो फाइनेंशियली वीक है, जो 8-8 10-10 हज़ार रुपये कोचिंग में जा करके पे नहीं कर पाते। उनको सिर्फ जो समर्थ है उनको 500 रुपये महीने में शुल्क जमा करवाना और उसके बदले में उनको स्टडी प्रोवाइड करवाना। और आज मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास लाइब्रेरी भी है राजेश जी, जो नूर के अंदर राम सुखदास पार्क के पास में मेरा ऑफिस है। वहाँ बच्चे लाइब्रेरी में स्टडी भी करते हैं, उनका भी नामात्र का शुल्क लेते हैं। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो बच्चे बिल्कुल वीक होते हैं, उनका जीरो बैलेंस। और हम आने जाने के किराए तक का हमने एक कार्ड बना के दिया विद्यार्थियों को भी, आपसे अगर कोई किराया भी लेना तो आप हमें बात करा सकते हैं। लोगों ने बाकायदा कोऑपरेट भी किया। तो ये उसी दिन से मेरे माइंड में आ गया था, अभी मैं बच्चों की मदद करूँ। बिल्कुल सर, आपका ये जो जनसेवा मुझे भी अच्छी लगी। लेकिन आप ये कंपटीशन जो जारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जो देख रहे हैं हमारी जो न्यूज़ चैनल से जो जुड़े हुए हैं, शिक्षा जो चैनल बना हुआ है ये फिक्स गाइडलाइन से। फिक्स गाइडलाइन, तो इसमें जो अभ्यर्थियों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? भाई देखो, ऐसा है, राजेश सर बहुत अच्छे टीचर हैं और फिक्स गाइडलाइन के जो श्रोतागण हैं, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये हरिवंश राय बच्चन की जो कविता है, आप अपने आप में इस तरीके से समझिए कि आप डिमोटिवेट न होकर के, आप पॉजिटिव वे में आकर के पढ़ाई कीजिए। आप जीरो लेवल से हीरो कैसे बने, मैं आपको बता देता हूँ कि मेरी ज़िंदगी के अंदर ऐसे लाले पड़े कि जब मैं घर से बाहर निकला सर, तो एक टाइम का खाना बड़ी मुश्किल से नसीब होता था और हम लोग दिन में मजदूरी करते थे। आपको यकीन नहीं होगा आपके दर्शकों को कि मैंने 8th और 9th के बीच में जो ग्रीष्मकालीन जो अवकाश आता है, मेरे पास साइकिल नहीं थी और मैंने 600 रुपये की साइकिल मोल लेकर के मैंने कुल्फ़ी बेचने का काम किया है, मैंने सब्जी बेचने का काम किया है। मैंने जो विद्यार्थी लाइफ में नहीं होने वाले काम थे ना, वो मैंने एक मजदूरी के रूप में काम किए सर। एक शनिवार को मजदूरी करने जाना, संडे को मजदूरी करने जाना और जो उनसे पैसे बनते हैं उनसे यूनिफॉर्म लेना और उसके बाद जूते। हालांकि मेरी उम्र अभी ज़्यादा नहीं है, आपके जो दर्शक सुन रहे हैं उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा 12/5/1994 का DOB है। 27-28 साल मेरी एज है, अभी 28 शायद हुआ भी नहीं है। तो आप ज़िंदगी में चाहकर बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होनी चाहिए। रही बात, आप नशे से दूर रहिए, आप एजुकेशन में 100% प्रोवाइड कराने की कोशिश कीजिए। बहुत ऐसी परिस्थितियाँ आती है, आपके पास पैसे नहीं होंगे, लेकिन एक दिन आएगा, एक दिन ज़रूर आएगा, भगवान सबकी ज़रूर सुनता है। बिल्कुल सही है सर, आपने बहुत अच्छा बताया कि जो सक्सेसफुल जो इंसान होते हैं वो हमेशा कभी इस प्रकार की समस्या का शो नहीं करते और वो हमेशा स्ट्रगल करने के लिए सोचते हैं, अपनी जर्नी को, अपने जीवन को आगे बढ़ने के लिए वो सोचते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि जनमानस की जो प्रेरणा है, जो आप हमेशा करते रहते हैं, इनकी जो प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, जनमानस की जहाँ तक बात आती है सर, तो जो कोई पिछड़ा हुआ होता है ना, जिसने ज़िंदगी में कभी दूसरों से मदद ली हो, ऑटोमेटिकली उनके मन में ये भाव आता है कि मैं भी काश उस लेवल का आदमी बनूं जिसने मेरे को मदद की। मैं आपको बता देता हूँ, आज मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा हूँ और लाखों लोग मुझे देखते हैं। पिछले 14 दिनों की जो रीच है मैंने सोशल मीडिया की, वो 11.9 मिलियन है। 1,10,00,000 लोगों ने मुझे देखा है, मेरे चैनल को देखा है। 1000 प्लस मैं इंटरव्यू कर चुका हूँ लोगों का, जिसमें बड़े बड़े नाम आते हैं। डिप्टी CM का नाम आता है, प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी पूनिया का नाम आता है, हमारे CM साहब के PA जो देखते हैं उनका नाम आता है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों का मैंने इंटरव्यू किया है। तो आज मैं जो ग्राउंड रिपोर्ट करूँ, जो MLA के मैदान में है, अमित जी चचाण जो है, वो किसी ज़माने में जब मैं छोटा था पढ़ा करता था, तो वो मेरे को सम्मानित करके आए थे। भी मेरे पास स्वेटर नहीं थी पहनने के लिए जब मैं कक्षा 6 का विद्यार्थी था। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब इंसान इस परिस्थिति से गुजरा हो तो ज़ाहिर सी बात है उनके मन में सबसे पहले ये ख्याल आएगा कि मैं मैच्योर बनूँ और मेरे पास सोर्स ऑफ इनकम बने, तो सबसे पहले मैं जनमानस की सेवा करूँ। बिल्कुल, थैंक यू सर। आपकी फेवरेट राजनेता कौन है? ऑप्शन दे देता हूँ फिर भी भाई कई बार ऐसा भी हो जाता है कि भी मैं एक नाम ले लूँ तो वो फेवर में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 होगा मोदी जी और दूसरा है राहुल जी और तीसरा है अरविंद जी। एक ऑप्शन फटाक से एक जवाब में देना आप। मोदी जी, अरविंद जी और राहुल जी। राहुल जी। मेरा सबसे फेवरेट नेता अरविंद केजरीवाल है। बिल्कुल। अगला जो क्वेश्चन है मेरा कि जो आपका जो फेवरेट पत्रकार कौन है? सर ये कहने की जरूरत नहीं है, नहीं, ये रवीश कुमार है। बिल्कुल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आप एक बहुत अच्छे खिलाड़ी भी हैं और बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। मैं जब भी देखता हूँ तो हर मैच आप मिस नहीं करते हैं। आप कितने भी मैं कहूँ कि भी आप कितनी भी मुश्किल में आप जा रहे होते हैं या फिर आपके समय भी नहीं होता, फिर भी आप इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। इंडिया को सपोर्ट करता हूँ। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर की जहाँ तक बात आती है ना, तो खेल के साथ साथ में उस व्यक्ति से बहुत कुछ प्रेरणा मिलती।
भी आप खेल को किस तरीके से अग्रसर कर सकते हो, अपने एग्रेशन को कैसे दबा सकते हो, अपना जो तरीका है खेलने का उसको इसमें इम्प्लीमेंट कैसे लेके आ सकते हो, और साथ साथ में उनका जो व्यवहार और नेचर है उनको देख करके मुझे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती थी, इसलिए मैं उसको द बेस्ट कहूँगा। सर एक क्वेश्चन और आता है माइंड के अंदर, अधिकतर जो यहाँ के जो लोग होते हैं वो पूछते हैं कि इनके पास इनकम का स्रोत कैसे आता है, जो कोचिंग वगैरह चलाते हैं या फिर लाइब्रेरी या फिर जो नीचे तबके के जो बच्चे होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनको भी आप निःशुल्क प्रोवाइड कराते हैं, निःशुल्क किताबें हैं या फिर इनकी जो सामग्रियाँ हैं, तो वो आप बताइए आपके पास कहाँ से आता है? सर मैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा आपने, क्योंकि अक्सर लोगों के मन में ये सब चलता है, लेकिन मैंने आज तक किसी से कोई व्यक्ति का चंदा नहीं लिया किसी से। मेरी मार्केट में कबीर के नाम से कोई रसीद नहीं मिलेगी आपको। दूसरी बात ये कि जो ये मैं पैसे जो इन्वेस्ट करता हूँ सर, ये मेरी एडवर्टाइजमेंट की कमाई है। जो मेरे साथ आपने देखा होगा कि एल शेप का जो ऐड चलता है और उसके बाद में किसी का मैं प्रमोशन करता हूँ, तो ये मंथली जो किराया है मेरी बिल्डिंग का लगभग 12 से 15,000 रुपये का मंथली किराया है, उससे मैं उनको पे करता हूँ। स्पॉन्सर के रूम में मैंने आज तक किसी से कोई चंदा नहीं लिया है। पिछले 5 सालों का ये रिकॉर्ड उठा करके आप देख सकते हैं। और जो फाइनेंशियली वीक बच्चे आते हैं उनसे मैं 500 रुपये शुल्क लेता हूँ, ताकि उनके 500 रुपये महीने से उनके लिए आसान आ जाए, जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं दे पाते। और रही बात पैसों की, तो आप तमाम तरीके के जो लोग टैग देते हैं मुझे कि आप ब्लैकमेल करते हो, पैसे गलत तरीके से कमाते हो, ये लेते हो, तो मैं आपको चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब में मेरे 2 लाख समथिंग सब्सक्राइबर है सर। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर मैं चैलेंज करता हूँ कि मेरे जितना पैसा यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से कोई व्यक्ति ने आज तक ज़िंदगी में नहीं कमाए होंगे हनुमानगढ़ जिले के अंदर। हो सकता है बाहर की दुनिया में कमाए होंगे, लेकिन कंटिन्यू अगर बात कीजिए, सबसे पहले मेरे से पहले कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पे कोई बंदा नहीं था जो यूट्यूब के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से जो पैसा कमाता। हो सकता है हाँ, कॉमेडी बिल्कुल, कलाकार बिल्कुल, ये मैं भी बताया कि उत्तरी राजस्थान का आपका नंबर 1 चैनल जी। के रूप में जाना जाता है। तो मैं लगभग जो मेरी सोर्स ऑफ जो इनकम है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, और इससे लाखों लोग मुझे देखते हैं, करोड़ों लोग मुझे देखते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 60-70 हज़ार रुपये तो महीने के मैं आराम से कमा लेता हूँ। और बाकी की जो कमाई है, जो प्रमोशन रैंक की जो कमाई आती है, तो उस वो क्या है कि उस मैं बच्चों पे इन्वेस्टमेंट कर देता हूँ। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, जो मेरी 50-60 हज़ार रुपये जो कमाई होती है, उनमें से आधे पैसे जो है मैं उन बच्चों पे खर्च करता हूँ, जो बच्चे घर से काफ़ी वीक है, फाइनेंशियली वीक है। उनका किराया पे करना, आपको यकीन नहीं होगा, पिछले 2 महीनों का जो बिल है ना, मेरी लाइट का जो बिल है, जिसमें जो एसी चलता है, 22,000 रुपये, 22,500 रुपये लाइट का बिल आया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, हम लोग तपती धूप में रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लेकिन बच्चों की एसी की हमने व्यवस्था क्यों की? क्योंकि आज के आधुनिक तौर पे जो बच्चे पढ़ना पसंद करते हैं, लाइब्रेरी में बैठना पसंद करते हैं, उनके लिए कंफर्टेबल कुर्सी और उनके लिए एसी की सुविधा उपलब्ध होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आपको यकीन नहीं होगा, आप मेरा बिल दे सकते हैं। जी, बिल्कुल और सर, मैं मानता हूँ। 15,000 रुपये का मेरा रेंट है, 12 से 15,000 रुपये का, और प्लस में मेरा लाइट बिल जो है वो अलग है सर। तो ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है सर। बिल्कुल, ये मैंने करीब से देखा है, क्योंकि आप हर जगह इस प्रकार की जो स्टूडेंट्स के साथ आपका बहुत ज़बरदस्त लगाव है। आप हर समय-समय पर आप बच्चों को ट्रीट करते रहते हैं और कह सकते हैं कि हर चीज़ों को समझा करते रहते हैं। अगला और अंतिम जो मेरा क्वेश्चन रहेगा सर, एक सबसे जो खतरनाक जो प्रथाएँ चलती हैं, एक तो अंतर्जातीय विवाह प्रथा, दूसरा होता है जो अ, दहेज प्रथा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए सर, दहेज प्रथा आपने अच्छा क्वेश्चन किया ये। आपको पता भी होगा कि हम 2 भाई हैं और दोनों भाइयों ने दहेज मुक्त विवाह किया है। हम लोग कबीरपंथी है, संत रामपाल जी के शिष्य भी हैं। जीना सिखाया उन लोगों ने और अच्छी शिक्षा दी है। नशा-पता हम लोग बिल्कुल भी नहीं करते। घर में कोई नशेड़ी नहीं है हमारे, कोई शराब नहीं पीता, कोई बीड़ी नहीं पीता, होका नहीं पीता। हमारे घर में बिल्कुल ये वर्जित है। हमारे रिश्तेदार भी आते हैं ना, वो हमारे घर पे कोई किसी भी तरीके का कोई नशा नहीं करता। दूसरा अंतर्जातीय विवाह और प्लस में दहेज मुक्त विवाह जो है, हम लोग कबीरपंथी है, जात ना पूछिए सादगी पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करे तलवार का पड़ी रहन दे म्यान। ये मेरा एक अंतर्जातीय विवाह नहीं था, बल्कि हमारे जो रिलेटिव है, रिश्तेदार जो है, वो भी इसी चीज़ को बढ़ावा देते हैं सर। ये कोई नई बात नहीं है हमारे परिवार के लिए, लोगों के लिए नई बात है। हालाँकि मेरा विवाह जो है वो अंतर्जातीय हुआ हुआ है। दूसरी बात ये कि मेरे जो छोटे भाई है उनका भी ये दहेज मुक्त विवाह हुआ था। भी हमारे कबीरपंथी में क्या है कि हमारे गुरु महाराज शिक्षा देते हैं कि भी लड़की के बदले दहेज लेना महापाप है। और हम लोग बिल्कुल भी दहेज नहीं लेते। और हम आपके चैनल के माध्यम से उन लोगों को आगाह करना चाहते हैं, तो दहेज के बदले में लोगों एक दूसरे परिवारों की कटाक्ष बढ़ जाती है, मतलब ऐसे दरार पड़ जाती है। तो आप दहेज मुक्त विवाह कीजिए। बहुत सारी ऐसी परंपरा है जिनको हम लोग चाह करके भी उनका परित्याग नहीं कर सकते, लेकिन आप करिए, एक बार पहल करिए, फिर देखना अमन और चैन और शांति अपने परिवार में किस तरीके से सर पैदा होती है। थैंक यू सर, धन्यवाद। आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर आए और बच्चों को मोटिवेट किया और प्रेरित किया। इसके लिए एक बार पुनः आपका धन्यवाद सर।
जी, धन्यवाद राजेश जी आपका और आपके चैनल का और आपके चैनल के व्यूज़ का, जो आपको देखते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि राजेश सर जैसे सर आपको अच्छी सेवा देते हैं। मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं आपके जैसा ही हूँ, छोटा-सा इंसान हूँ। अभी बहुत कुछ ख़्याल है माइंड में और धीरे-धीरे जैसे-जैसे आगे-आगे बढ़ते रहेंगे, हम आपकी ओर नज़दीक चलते रहेंगे। आप हमारे चैनल को भी लाइक करें, फ़ॉलो करें, कमेंट्स करें और सर के चैनल को भी सपोर्ट करें। थैंक यू। धन्यवाद।